इपोक या कोष्ठकीकरण इपोक बाय ब्रैकेटिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी दुनिया के अस्तित्व के बारे में अपने सभी पुराने विश्वासों, वैज्ञानिक सिद्धांतों और निर्णयों को निलंबित सस्पेंड कर देते हैं या उन्हें एक कोष्ठक ब्रैकेट में रख देते हैं। इपोक मूल रूप से एक प्राचीन ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है निर्णय को निलंबित करना, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। एडमंड हुसर्ल ने फेनोमेनोलॉजी को एक कठोर और पूर्वाग्रह रहित विज्ञान बनाने के लिए इसे अपनी सबसे प्रमुख दार्शनिक पद्धति मेथड के रूप में विकसित किया। एडमंड हुसर्ल के दर्शन में एपोके इपोज या ब्रैकेटिंग वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसके द्वारा हम फेनोमेनोलॉजी के अध्ययन में प्रवेश करते हैं। ग्रीक शब्द इपोज का अर्थ है निर्णय का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट या ठहर जाना। हुसर्ल ने इसे गणितीय शब्द ब्रैकेटिंग कोष्ठक में रखना के माध्यम से भी समझाया है। इसे कोष्ठकीकरण ब्रैकेटिंग भी कहा जाता है। आइए इसे सरल चरणों में समझते हैं। 1. प्राकृतिक दृष्टिकोण, द नेचुरल एटीट्यूड की समस्या। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी एक प्राकृतिक दृष्टिकोण के साथ जीते हैं। इसका मतलब है कि हम बिना सोचे समझे ये मान लेते हैं कि हमारे आसपास की भौतिक दुनिया, पेड़, पहाड़, लोग, समाज स्वतंत्र रूप से मौजूद है और वो वैसी ही है जैसी हमें दिखाई देती है। विज्ञान भी इसी मान्यता पर काम करता है कि बाहरी दुनिया एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में यह मानकर चलते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया, पेड़, पहाड़, लोग, समाज हमारे मन से स्वतंत्र रूप से और वास्तविक रूप से मौजूद है। हुसर्ल इसे प्राकृतिक दृष्टिकोण कहते हैं। हम इस दुनिया के अस्तित्व पर कभी संदेह नहीं करते। ये हमारे लिए एक स्वतः सिद्ध तथ्य होता है। हुसर्ल के अनुसार दर्शन शास्त्र की शुरुआत में ही इस मान्यता को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारे अनुभव को पूर्वाग्रहों से भर देती है। 2. कोष्ठकीकरण की प्रक्रिया, द एक्ट ऑफ ब्रैकेटिंग। इपोके या कोष्ठकीकरण वह प्रक्रिया है जहां हम इस प्राकृतिक दृष्टिकोण को एक ब्रैकेट या कोष्ठक के अंदर रख देते हैं। फेनोमेनोलॉजी का उद्देश्य यह समझना है कि चीजें हमारी चेतना में कैसे प्रकट होती हैं, फेनोमेना के रूप में। इसके लिए हुसर्ल कहते हैं कि हमें इस प्राकृतिक दृष्टिकोण को निलंबित, सस्पेंड करना होगा। अस्तित्व पर सवाल नहीं बल्कि निलंबन। ध्यान दे कि हुसर्ल बाहरी दुनिया के अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं, जैसे कि रीने डेकार्टे ने अपनी संदेह की पद्धति में किया था। हुसर्ल केवल दुनिया के अस्तित्व या गैर अस्तित्व के सवाल को निलंबित, सस्पेंड कर रहे हैं। ब्रैकेटिंग का अर्थ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम दुनिया के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम बाहरी दुनिया के वास्तविक अस्तित्व के प्रश्न को ब्रैकेट या कोष्ठक में रख देते हैं। गणित का उदाहरण, जैसे गणित के एक समीकरण में जब हम किसी हिस्से को हल करने के लिए कुछ समय तक कोष्ठक x + y के रूप में अलग रख देते हैं, तो हम उसे नष्ट नहीं करते। हम बस उस हिस्से को बाकी की प्रक्रिया से अलग कर देते हैं ताकि हम अपना पूरा ध्यान समीकरण के दूसरे हिस्से पर केंद्रित कर सकें। हम यहाँ गणितीय समीकरण में कुछ संख्याओं को ब्रैकेट में रख देते हैं, तो हम उन्हें नष्ट नहीं करते, बस कुछ समय के लिए उन्हें समीकरण से अलग रख देते हैं। एपोके में भी हम दुनिया से जुड़ी पूर्व मान्यताओं को ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि हमारा ध्यान न भटके। ये डेकार्ट के संदेह से कैसे अलग है? रीने डेकार्ट ने कहा था कि बाहरी दुनिया एक भ्रम हो सकती है, इसलिए उन्होंने हर चीज पर संदेह किया।
हर घटना पर रैडिकल डाउट किया और उसे नकारने का प्रयास किया। लेकिन हुस्साल संदेह नहीं करते और न ही दुनिया को नकारते हैं। हुस्साल का रवैया कुछ ऐसा होता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सामने दिख रहा यह वृक्ष वास्तव में भौतिक दुनिया में वहां है या भौतिक दुनिया में है ही नहीं। मैं बस इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि वृक्ष का यह अनुभव मेरी चेतना में कैसा है। वह दुनिया के अस्तित्व के प्रश्न को निष्क्रिय या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। 3. इपोखे का मुख्य उद्देश्य, पर्पस ऑफ इपोक। जब हम बाहरी दुनिया के सिद्धांतों, वैज्ञानिक मान्यताओं और अपने पुराने विश्वासों को ब्रैकेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है शुद्ध अनुभव, प्योर एक्सपीरियंस, और हमारी चेतना, आवर कॉन्शियसनेस। इपोखे हमें बाहरी दुनिया से हटाकर सीधे हमारी आंतरिक चेतना की ओर ले जाता है। यह हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है कि कोई वस्तु हमारी चेतना में कैसे प्रकट हो रही है, यानी साभिप्रायता, न कि इस बात पर कि वह भौतिक रूप से क्या है। एपोखे का मुख्य उद्देश्य हमारी चेतना को बाहरी दुनिया के पूर्वग्रहों, वैज्ञानिक सिद्धांतों, मान्यताओं और दार्शनिक धारणाओं से पूरी तरह मुक्त करना है। जब हम दुनिया के होने या न होने की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम अपना पूरा ध्यान शुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस और उसमें प्रकट होने वाले सारा या एसेंस पर केंद्रित कर पाते हैं। कल्पना करें कि आप एक थिएटर में कोई जादुई शो या नाटक देख रहे हैं। यदि आप प्राकृतिक दृष्टिकोण रखते हैं या तर्क और विज्ञान में विश्वास रखते हैं, तो आप सोचेंगे कि यह जादू नहीं, हाथ की सफाई है, या ये तो सिर्फ अभिनेता हैं, असली खून नहीं है। लेकिन यदि आप एपोखे का प्रयोग करते हैं तो आप इस बात को ब्रैकेट में डाल देते हैं कि ये सच है या झूठ है। आप बस उस नाटक को वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे वह आपकी चेतना के सामने प्रकट हो रहा है। सच या झूठ का निर्णय निलंबित करने पर ही आप उस अनुभव के वास्तविक सार को गहराई से जी पाते हैं। फेनोमेनोलॉजिकल एपोखे के द्वारा सभी संभावित आगंतुक धर्मों का त्याग करके हम संपूर्ण अनुभव के अंतिम, सरलतम और पूर्ण रूप से सामान्य लक्षण तक पहुंचते हैं। यह लक्षण चेतना का विषयापेक्षी स्वरूप है जो अहम चिंतन विषय ईगो कॉजिटा काजिटाटा के त्रयी के रूप में व्यक्त होता है। एपोखे एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ कोष्ठकीकरण, ब्रैकेटिंग है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी हमारा विचारणीय अनुभव है उस पर तटस्थ रहकर उसका प्रेक्षण, विश्लेषण और व्याख्या करना। एपोखे के द्वारा हम विचारणीय समस्या से संबंधित सभी अवधारणाओं से एक दूरी बना लेते हैं। इसकी तुलना हम घोड़े की आंख पर लगी पट्टी ब्लिंकर से कर सकते हैं। जिस तरह घोड़ा गाड़ी में लगे हुए घोड़े की आंख के किनारे किनारे पट्टी लगा दिया जाता है जिससे वह इधर उधर की चीजों में न भटककर सीधे मार्ग पर केंद्रित होता है, उसी तरह हमें किसी विचारणीय अनुभव से संबंधित विश्वासों, पूर्व अवधारणाओं की ओर ब्लिंकर लगाकर अपने लक्ष्य पर पूर्णतया केंद्रित होना चाहिए। इसकी व्याख्या करते हुए हुस्सेल की किताब द पेरिस लेक्चर्स की प्रस्तावना में पीटर क्वेस्टनबाम ने लिखा है, जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ और उसे देखने में आनंदित हूँ तो मैं भी फिल्म का एक अंग बन जाता हूँ, मैं उसमें तल्लीन हो जाता हूँ। परंतु जब फिल्म का विश्लेषण या समीक्षा करता हूँ तो मैं फिल्म के अंतर्वस्तु कंटेंट की वास्तविकता का कोष्ठकीकरण कर देता हूँ। तब मैं फिल्म को फिल्म के रूप में देखता हूँ, किसी वास्तविक घटना के रूप में नहीं। वहीं जब मैं फिल्म में तल्लीन रहता हूँ तो फिल्म को एक वास्तविक घटना के रूप में देखता हूँ।
उस समय यही लगता है कि ये घटनाएं मेरे ही इर्द गिर्द हो रही हैं। जब मैं इस निमग्नता से दूर होता हूँ तो फिल्म मुझे एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं लगती। ऐसा माना जाता है कि एपोखे की यह अवधारणा ग्रीक संशयवाद से ली गई है। ग्रीक संशयवादी कहते हैं कि एपोखे हम हमारे निर्णयों पर नियंत्रण की बात करता है। एपोखे को कोष्ठकीकरण भी कहते हैं। जब हम फेनोमेनोलॉजी के दृष्टिकोण में प्रवेश करते हैं तो हम अपने विश्वासों को स्थगित कर देते हैं और हम जगत जगत और जगत की समस्त वस्तुओं को एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं। जब हम इस प्रकार से संसार या कुछ विशेष वस्तुओं का कोष्ठकीकरण कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको मात्र आभास अपीयरेंस, भ्रम इल्यूजन, प्रत्यय आइडिया या मात्र आत्मगत संस्कार सब्जेक्टिव इम्प्रेशन में परिवर्तित कर देते हैं, बल्कि अब हम प्राकृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही किसी विषयापेक्षा द्वारा अभिप्रेत या उन्मुख होते हैं। निहितार्थ यह है कि जब भी हम फेनोमेनोलॉजी की दृष्टि से किसी विषय पर केंद्रित होते हैं तो उतनी देर के लिए विभिन्न विचारों, विश्वासों, अवधारणाओं, पूर्व मान्यताओं को किनारे कर निष्पक्ष और तटस्थ रूप से चिंतन करते हैं। यही एपोखे या कोष्ठकीकरण है। संक्षेप में एपोखे एक तरह का मानसिक उपकरण है जो हमें दुनिया के बारे में हमारे सभी पूर्व निर्धारित विचारों और सिद्धांतों को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ करने में मदद करता है ताकि हम मानवीय अनुभव को उसके सबसे कच्चे और मूल रूप में देख सकें। एपोखे वह दार्शनिक द्वार है जिससे गुजरकर हम बाहरी दुनिया के शोर और मान्यताओं को बाहर छोड़ देते हैं और शुद्ध अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एपोखे के बाद हुसल की पद्धति का अगला महत्वपूर्ण कदम सार ग्रहण एडिटिक रिडक्शन है, जहां दार्शनिक किसी अनुभव के अनावश्यक हिस्सों को हटाकर उसके मूल सार एसेंस को खोजता है।